यस गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी बच्चे ठीक होंगे। आज एक बार फिर से हम सॉलिड का पार्ट 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जो ठोस की प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो सॉलिड्स के गुण होते हैं। सॉलिड्स के गुण के बारे में आज हम जानेंगे। और उसमें पहला गुण आता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी, कि सॉलिड में जो कंडक्टिविटी है वो चालकता कैसे होती है, विद्युत चालकता कैसे सॉलिड शो करता है। तो देखिए बेटा, कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। कंडक्टिविटी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड्स में उत्पन्न कैसे होती है, यानी कोई भी सॉलिड अब जो विद्युत चालकता होती है उस किसी भी सॉलिड से कैसे प्रभावित होती है। मैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके ले रहा हूँ। वी ऑल नो इट, सिलिकॉन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स इन आवर टेबल। हमारी जो पीरियडिक टेबल है उसमें सिलिकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास धातु है। तो देखिए सिलिकॉन में आइए आप। सिलिकॉन देखिए 14 में मेटल 14 इसका परमाणु क्रमांक है। देखिए मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। आप सभी जानते हैं 1:2 2:6 3:2 3:2 एंड 3D खाली। इसमें देखिए जो इसका लास्ट के जो कोष है वो खाली है, यानी 3p खाली आधा है, पार्शली फिल्ड अप है, और 3D उसका क्या होता है, खाली होता है। अब देखिए कि कंडक्टिविटी को मैं समझाने जा रहा हूँ। होता क्या है कि जो फील्ड अप इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंप्लीटली फील्ड होता है, फील्ड वो इलेक्ट्रॉन उनमें उस कोष में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो भारी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों से फील्ड जो कोष होता है वो भारी होता है। भारी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर बैठना शुरू कर देते हैं। उनमें वेट होने के कारण वो नीचे की ओर बैठना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट हियर आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक बैंड बनाया। माना मैं फिर से बना रहा हूँ। माना ये एक पट्टी है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भारी होने के कारण डाउनवर्ड्स आ जाएंगे। इनमें थोड़ा सा वेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स आ जाते हैं, वो जो फुली फील्ड अप है। अब डाउनवर्ड्स आने के कारण ये देखिए इस प्रकार से कुछ सिलिकॉन का मैंने बनाया है। ये डाउनवर्ड्स आए तो ये फील्ड अप हो गया। अब जो खाली बैंड है वो उससे थोड़ा सा ऊपर की ओर एक जो बाकी जगह बचती है वो एम्प्टी रह जाती है। वो कौन सी जगह रह जाती है? एम्प्टी जगह रह जाती है, यानी खाली हो गया। भारी होने के कारण इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स आ गए, बाकी जो जगह रह गई वो खाली रह गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे नहीं उस कोष में। उस कोष को उसके कारण एक जो बैंड प्राप्त हुआ, उसमें ऊपर वाला जो बैंड हो वो एम्प्टी हो गया। लेकिन जो भरे हुए होते हैं उसको हम बैलेंसी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसी। इसके नीचे भी होगा, मैंने एक ही बनाया, लेकिन जैसे उसके पहले भी कोष भरा हुआ है तो उसके नीचे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड बैंड होगा। तो जो बैंड होगा वो नीचे वाला बैंड जो होता है वो बैलेंसी बैंड कहलाता है, और उससे ऊपर जो खाली बैंड है उसे एम्प्टी बैंड कहते हैं। ये एम्प्टी बैंड जो है उसे कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन भारी होने के कारण नीचे आता है तो इन दोनों बैंडों के बीच में छोटा सा गैप बन जाता है। उस जो गैप है उसको फॉरबिडन गैप कहते हैं या फॉरबिडन जोन कहते हैं, और उसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। अभी आप आगे वाले पॉइंट में देखेंगे कैसे ये फॉरबिडन जोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरबिडन जोन, दो बैंडों के बीच। अब होता क्या है, जब ये फॉरबिडन बैंड कम होता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से जंप कर करके कहाँ आ जाते हैं? कंडक्टिंग बैंड में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? कंडक्टिंग बैंड। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्टिंग बैंड में आता है तो वो पर्टिकुलर सॉलिड में की चालकता बढ़ जाती है, यानी वो विद्युत चालक के रूप में काम करने लगता है। ये जो बैंड है, ये बैंड इंपॉर्टेंट है। ये बैंड जैसे बढ़ेगा या घटेगा तो उस प्रकार से किसी सॉलिड की कंडक्टिविटी निर्भर करती है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये होता कैसे है, ये बैंड बनता कैसे है और इसका कारण क्या है। अब हम सॉलिड की जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से जो धातु होती है वो चालक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में या सेमीकंडक्टर के रूप में काम करती। अब बेटा, जो कंडक्टिविटी होती है सारे के सारे ठोसों में एक जैसी नहीं होती है। तो कंडक्टिविटी के आधार पर हम ठोसों को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला होता है हमारे पास कंडक्टर, दूसरा होता है हमारे पास इंसुलेटर, और देन है हमारे पास सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है, कंडक्टर मीन्स चालक, चालक मीन्स कोई भी धातु, इंसुलेटर जो विद्युत रोधी हम जिसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर जिसको हम हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। अब आता है कंडक्टर कि कंडक्टर्स यानी जो चालक होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम डिफाइन करें चालक को। तो चालक का मतलब होता है सारी धातुएं कंडक्टर में आती हैं, और कंडक्टर्स का मतलब होता है, चालक का मतलब होता है कि फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? फ्री फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो होते हैं। जिस ठोस में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव इजिली होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। आप जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी ना। इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लोइंग होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नल, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता ही नहीं है।
सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स में जो अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, लेकिन चालक के बराबर नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए ये अर्धचालक के जैसे काम करते हैं। और इनको ये भी कहा जाता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हिस्सा क्या है, सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, ना तो इंसुलेटर के जैसे करता है और नहीं कंडक्टर के जैसे करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसमें, सेमीकंडक्टर में कुछ मात्रा में होते हैं। तो मेन है हमारे पास कंडक्टर चालक। आप सभी जानते हैं सारी धातुएं कंडक्टर होती हैं, चालक होती हैं। उसमें चाहे आप देखते हो हमारे घरों में जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो मोस्टली तांबे के होते हैं, आयरन के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं और सभी धातु आयरन। इंसुलेटर विद्युत रोधी का क्या उदाहरण लेंगे हम, तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। सेमीकंडक्टर का मेन उदाहरण जो है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, अर्धचालक में आते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो मेन आपको मैंने बता दिया कि कंडक्टर मीन फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर मीन्स नो फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। सेमीकंडक्टर में सम इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में हम इसको जानते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक्शन। अब सॉलिड की कंडक्टिविटी को हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं। बैंड थ्योरी में मैंने बैंड बनाकर क्या आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, सिलिकॉन का उदाहरण देकर के। बैंड थ्योरी के आधार पर हम चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी यानी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। आप देखिए उसमें पहला हमारे पास बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग है कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक। अब देखिए कोई भी कंडक्टर यानी कोई भी चालक, चालक क्यों होता है, वी नो इट वेरी वेल कि प्रत्येक धातु चाहे वो ठोस अवस्था में हो या गलित अवस्था में हो, उनमें विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। वो उसका मुख्य कारण क्या है कि उनके जो कोष, संयोजी कोष में, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये होता है। देन आफ्टर होता क्या है, धातुओं में जो परमाणु कक्षक होती है उनसे ही आणविक कक्षक बनती है। आणविक कक्षक से जब परमाणु कक्षक बनती है तो उससे एक बैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है। अब इसमें होता क्या है, धातुओं में जो या तो जो बैंड होगा वो पार्शियली ऑक्यूपाइड होगा, फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड अप होगा। उस बैंड को मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस बैंड को हम बैलेंसी बैंड कहते हैं। और वो क्यों बनता है कि इलेक्ट्रॉनों के भारी होने के कारण वो बैंड बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास बैलेंसी बैंड है, यानी ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है या फील्ड अप बैंड है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और ये सबसे ऊपर वाला बैंड हमारे पास कंडक्टिंग बैंड है। जो एम्प्टी बैंड होता है उसको हमने पहले ही देखा है कि क्या कहते हैं, हम उसे कंडक्टिंग बैंड कहते हैं, यानी चालक बैंड यही है हमारा। अब होता क्या है, चालक में क्या होता है कि ये जो जब पार्शियली ऑक्यूपाइड बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, यानी उनके बीच में देखिए ये ओवरलैपिंग हो गई है। ये बैंड जो है ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग करने के कारण इनके बीच में गैप कुछ नहीं है और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से ऊपर वाले में आराम से फ्लो कर रहे हैं। बैलेंसी बैंड से ऊपर वाले बैंड में, कंडक्टिंग बैंड में आराम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। यानी नीचे वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। ये जो बैंड है इसके बीच में जो एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप जो मैंने आपको बोला था, जो गैप बनता है वो फॉरबिडन गैप जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, डेल्टा E0 का मान क्या है, 0 है, कोई गैप नहीं है। यानी चालक में बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या जान रहे हैं कि चालक के बीच में जो बैलेंसी बैंड और कंडक्टिव बैंड होगा उनके बीच में जो गैप होगा, एनर्जी गैप, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे होंगे। ओवरलैपिंग करने के कारण इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिंग बैंड में। जैसे इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो करेगा कंडक्टिंग बैंड में तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए कोई चालक क्या होता है बेटा, चालक होता है। इसीलिए ये कोई चालक कंडक्टर के जैसे, कोई भी धातु कंडक्टर के जैसे व्यवहार करती है, चाहे तांबा है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इन सब एप्लायंसेस से हम बनाते हैं, चांदी है, ये सब क्या है, चालक के जैसे व्यवहार। तो आपको बैंड सिद्धांत समझ में आ गया होगा। मेन चीज है बैंड सिद्धांत में दैट गैप। अब चालक के बाद हमारे पास आता है इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी। अब देखिए चालक में आप बैंड सिद्धांत के अनुसार हमने चालक को पढ़ा, उसमें ओवरलैपिंग। अब देखिए इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा फिर से ऐसे ठोस जिनमें बैलेंसी बैंड और कंडक्टिंग बैंड यानी एम्प्टी बैंड, कंडक्टिंग बैंड जो होता है हमेशा एम्प्टी बैंड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एम्प्टी बैंड जो होता है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी वो कंडक्टिंग बनेगा। तो कंडक्टिंग बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है, जिसको हमने फॉरबिडन गैप कहा था, जोन भी कहते हैं इसे, डेल्टा E0 यानी एनर्जी गैप जिसे हम कहते हैं, वेरी लार्ज। आप देख रहे हैं बैलेंसी बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है या एनर्जी गैप है, इट इज वेरी लार्ज। ये क्या है, बहुत लार्ज है, बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण जो बैलेंसी फुल कंप्लीट ऑक्यूपाइड जो बैंड है उससे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट
कंडक्टिंग बैंड तक नहीं हो पाता है। इसलिए वो किसके जैसे व्यवहार करते हैं, उनकी चालकता दुर्बल होती है, होती नहीं है, विद्युत चालकता का शो ही नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टिंग बैंड तक नहीं हो पाता, इसलिए वो किसके जैसे व्यवहार करते हैं, विद्युत रोधी के जैसे। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, अधातुएं हैं हमारे पास, और क्या नाम कहते हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इस तरीके के जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो इंसुलेटर के। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर, कि ये बैंड थ्योरी है इंसुलेटर की। और अगेन इंपॉर्टेंट इज हियर डेल्टा ई जीरो। अब तीसरा हमारे पास देखिए बेटा, इंसुलेटर के बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। देखिए बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अर्धचालक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट जीरो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें कंडक्टिविटी जीरो होती है सेमीकंडक्टर की। लेकिन जैसे ही इस सेमीकंडक्टर को हम टेम्परेचर देते हैं तो इनमें कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। अब देखिए इसको बैंड थ्योरी के अनुसार कैसे जानते हैं। देखिए अगेन यहाँ पर मेरे पास एक बैलेंसी बैंड है और ऊपर वाला बैंड हमारा इम्पिटी बैंड क्या कहलाता है, कंडक्टिव बैंड कहलाता है, चालक बैंड। इसमें देखिए ये जो बैलेंसी बैंड और कंडक्टिव बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम डेल्टा ई जीरो यानी एनर्जी गैप जो है नॉट वेरी लार्ज। देखा होगा आपने कि ये इंसुलेटर के मुकाबले कम है और चालक के कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। तो चालक में तो ओवरलैपिंग होता है, इंसुलेटर में बहुत बड़ा गैप आपने देखा। और आप देखिए सेमीकंडक्टर में ये गैप जो होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा गैप इसमें होता है, गैप होता है, तो ये नॉट वेरी लार्ज होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके मूव कर जाता है, कहां पर, जंप कर देता है कंडक्टिव बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, कंडक्टिव बैंड में जंप कर लेते हैं और इसके कारण इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। किसमें, सेमीकंडक्टर में। ध्यान रखिए जो डेल्टा ई जीरो का गैप है सेमीकंडक्टर में वो चालक और इंसुलेटर के बीच में होता है, यानी कम होता है, जिसके कारण इसको हम इसलिए कोई भी सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालक के जैसे व्यवहार करने लगता है। और एब्सोल्यूट जीरो में सेमीकंडक्टर का भी चालकता शून्य होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब बेटा सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर। अब देखिए पहला हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है, पहला हमको यह समझना है कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, बिल्कुल प्योर, यानी जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं डाली जाती, जिसमें कोई डोपिंग नहीं की जाती, उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। अब इंट्रिंसिक के समझाने के लिए मैं आपको सिलिकॉन, जैसे मैंने आपको कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के, तो सिलिकॉन का उदाहरण ले रहा हूं। सिलिकॉन हम सभी जानते हैं कि ये 14वें वर्ग में आता है, ग्रुप में 14 में आता है। इसके बैटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से सिलिकॉन का लेटिस है, देखिए आप, मैंने आपके लिए सिलिकॉन का लेटिस बनाया हुआ है, 4 के साथ में सिलिकॉन बॉन्डिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैटम कोष में, 4 तत्वों के साथ में बॉन्डिंग करता है। अब इसमें होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे ही एब्सोल्यूट से ऊपर बढ़ता है, इसमें हम इस बाहर से हम इसे ताप देते हैं, तो टेम्परेचर देने के साथ में क्या होता है कि इन बॉन्डों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करने लगते हैं, ये अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ये अपनी जगह छोड़ेगा तो यहां आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस वाले ने अपनी जगह छोड़ करके कहीं और गया होगा, तभी ये इसकी जगह में आया होगा, देन इस वाले बॉन्ड का यहां चले जाएगा। इस प्रकार से इसमें बॉन्ड के अंदर ही, अपने लेटिस के अंदर ही, क्योंकि आप जानते हैं कि लेटिस में वॉइड्स होती हैं, ये आप सभी जानते हैं, हमने सॉलिड्स में पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो उन वॉइड्स के कारण ये लेटिस में ही इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलने के कारण ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह में चले जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लेटिस के अंदर गति करने लगते हैं और ये इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी क्या बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये कंडक्टर के जैसे काम करने लगता है। सिलिकॉन ये इंट्रिंसिक है, प्योर है, विशेष ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, क्या बोलते हैं, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं भरी जाती है। अब हमारे पास बेटा इंट्रिंसिक पढ़ा हमने, प्योर वाला हो गया। अब आता है हमारे पास दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि जिसमें इंप्योरिटी होती है, यानी हम कोई बाह्य पदार्थ इसमें मिलाते हैं एज ए इम्प्योरिटी। आपने पहले पढ़ा इम्प्योरिटी दोष हमने पढ़ा था, डिफेक्ट पढ़ा था, जिसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना मतलब बाहर से किसी पदार्थ को अपमिश्रित कर देना और उसके कारण उसकी जालक लेटिस में जो बदलाव आ जाता है उसको हम डोपिंग कहते हैं। अब देखिए ये जो एक्सटेंसिव होता है ये 2 टाइप्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करें। पी टाइप एंड एन टाइप, पहला है पी, दूसरा एन। अब देखिए पी, सबसे पहली बात है कि पी फॉर पॉजिटिव होता है। पी फॉर क्या होता है,
पी का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की एक्सेस होगी इसमें। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इसमें पॉजिटिव का एक्सेस। अब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब हम जानते हैं कि किसी धातु से हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो वहां धनात्मक ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव भाग ज्यादा हो जाता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव भाग कम हो जाता है। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव एक्सेस होगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक होल क्रिएट करता है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा था ना, ऋणायनीकृत के कारण एक होल बनता है, एक छिद्र। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है एक होल क्रिएट करता है। अब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं पी टाइप को। पी फॉर पॉजिटिव हो गया। ये सिलिकॉन है, देखिए इस साइड में सिलिकॉन का ये इंटेंसिक यानी प्योर लैटिस लिया हमने। इंटेंसिक है, इंटेंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है। देखिए जब प्योर कंडीशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। इसमें यदि हम इंप्योरिटी मिलाएंगे तो इसमें होता क्या बेटा कि हम इंप्योरिटी के रूप में देखिए सिलिकॉन आता है हमारा ग्रुप 14 में। किसमें आता है? ग्रुप 14। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। अगर हम ग्रुप 14 में सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, अगर हम ग्रुप 13 की इंप्योरिटी यानी डोपिंग कर लेते हैं, ग्रुप 13 से चाहे बोरोन हो, एल्युमिनियम हो, गैलिनियम हो, इंडियम हो, थैलियम हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो माना मैंने बोरोन ले लिया, ग्रुप 13 की जो इंप्योरिटी है यानी डोपिंग कराई, बोरोन की डोपिंग कराई मैंने किसमें? सिलिकॉन में। तो क्या होगा देखिए बेटा, ये है सिलिकॉन का लेटिस हमारे पास। हमने सिलिकॉन आप जानते हैं ये इस तरीके का लेटिस होता है क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब जब मैंने बोरोन की इसमें डोपिंग कराई, अब मिश्रण करा, इंप्योरिटी डाली, तो क्या हुआ देखिए, बोरोन ने जो जगह ली, क्योंकि बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। दिख रहा है बेटा आपको? बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्डिंग करेंगे। लेकिन यहां पर रिक्त हो गया, ये वाली जो जगह है यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये जगह में क्या हो गया? होल बन गया। ये क्या बन गया? होल बन गया। देखिए बेटा आप यहां ले लें, बोरोन माना यहां पर है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर काम करेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक है, बोरोन का, और एक इधर है। तो ये क्या नाम कहते हैं, बोरोन का एक यहां पे बनेगा, एक यहां बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? होल क्रिएट होगा। अब जैसे ही होल क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लोइंग शुरू हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने इस बॉन्ड को तोड़ करके अन्य जगह में उस होल में जाने के लिए। तो इस प्रकार से यहां से इलेक्ट्रॉन इस होल में चले जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस होल में चले जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर फ्री हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है, इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैं नटशेल में कह रहा हूं, बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ में 3 बॉन्डिंग करते हैं, एक जगह खाली हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके कारण वहां होल क्रिएट हो जाता है। होल क्रिएट होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट हो जाता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाती है। इस प्रकार से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है आपका, जब हम उसमें वर्ग 13 की इंप्योरिटी डालते हैं, वर्ग 14 में डोपिंग कराते हैं, तो पी टाइप का हमारा क्या बन जाता है? सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब बेटा हमारे पास एक दूसरा टाइप है एन टाइप। एक्सटेंसिव का दूसरा टाइप कौन सा हमारे पास? एन टाइप। एन टाइप में होता क्या है देखिए, एन टाइप में हम क्या करते हैं, उसमें हमने 13 की डोपिंग कराई थी 14 में। इसमें क्या करते हैं, 15 ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट हम लेंगे, कोई भी तत्व हम लेंगे और उसकी डोपिंग कहां कराएंगे? ग्रुप 14। देखिए मैंने सिलिकॉन का लिया है, माना हम सिलिकॉन या जर्मेनियम 2 अर्धचालक को लेते हैं, सिलिकॉन का जालक मेरे पास है। यहाँ पे देखिए 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ है। देखिए मैं यहाँ से आर्सेनिक को डोपिंग कराऊंगा किसमें? सिलिकॉन में। जैसे ही हमने यहां से, अब देखिए ग्रुप जो 15 में है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाह्यतम कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 15 के। अब देखिए मैंने आर्सेनिक की डोपिंग कराई इसमें, आप देखिए तो आर्सेनिक की डोपिंग कराई तो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 है। तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर देंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। 5वां इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हो गया, उसके बॉन्डिंग के लिए कुछ नहीं है। देखिए चाहे यहां पे ले लें आप 1 2 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस में क्या करता है? मूव करता है। लैटिस में क्या करता है?
मूव करता है। यहाँ पे देखिए उसमें हम पढ़ रहे थे डिफिशियंसी ऑफ, पी टाइप में क्या पढ़ा हमने, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण भी दोष उत्पन्न होता है, ये वही डोपिंग है। ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्रिस्टल में घूमेगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिना टेम्परेचर दिए, केवल डोपिंग करने से, टेम्परेचर नहीं देना। इस सिलिकॉन में कंडक्टिविटी आ जाएगी सिलिकॉन के जालक में। इसको हम एन टाइप का क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर का। ध्यान रखिए एन टाइप में हम 15 की 14 में डालते हैं, और पी टाइप में हम 13 की 14 में डालते हैं। 14 हमारा बीच का कांस्टेंट होता है। तो एक्सटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव टू टाइप के हो गए, एन एंड पी टाइप के। इस प्रकार से बेटा आपके ये सेमीकंडक्टर हुए, रीड आउट करिएगा। इनका उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग है, मैं आपको रीडिंग नोट्स बना के भेज दूंगा। उपयोग में ट्रांजिस्टर बने हैं, डायोड बने हैं, एनपीएन बनता है, पीएनपी बनते हैं। आपने देखा डायोड बने हैं, ट्रांजिस्टर, ये विद्युत ऊर्जा जो होती है, सॉरी सोलर सिस्टम जो होता है, उसमें सिलिकॉन का यही काम करता है, अर्धचालक काम करता है। उससे देखो विद्युत सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत बड़ा ब्रॉड स्तर पे इसका काम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण डोपिंग हुई है आर्सेनिक के, इसलिए ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाया। अब हमारे पास बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। सॉलिड की अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी इससे पहले हमने कंडक्टर के जो विद्युत गुण पढ़ा था, तो हमने देखा उसमें कंडक्टर देखे, सेमीकंडक्टर देखे, इंसुलेटर देखे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकीय गुण भी होता है सॉलिड में, कैसे होता है। देखिए बेटा ये निम्न प्रकार से होता है। मैंने आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पे पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, आप देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। ये 1 2 3 4 5 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है सॉलिड। डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, और फेरी मैग्नेटिक, जिसे हम फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। अब मैं आपको पहले डाईमैग्नेटिक बताता हूँ कि डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय क्या होता है। डाईमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, डाईमैग्नेटिक में जो होता है रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के प्रति क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं होता। उसका कारण क्या है कि डाईमैग्नेटिक जो सॉलिड्स होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आप जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, एमओटी में पढ़ा था 11 में, कि जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो डाईमैग्नेटिक में प्रतिकर्षण होता है, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, 0 होता है। और इसके उदाहरण बेटा जैसे सोडियम NaCl नमक है, TiO है, और बेरिडियम पेंटाऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिलियम का ऑक्साइड जो हमारे पास है, इसका आप ध्यान रखिएगा, बेरिडियम। तो ये डाईमैग्नेटिक है। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन तो होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता, अनुचुंबकीय जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के प्रति। उसका कारण क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक जो सॉलिड्स होते हैं उनमें एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कम से कम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। तो इसलिए इनमें अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के प्रति। इसका उदाहरण देखिए, कॉपर 2 धनायन, आयरन 3 धनायन, टेलिनियम TiO है, और O2। आप ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि TiO और TiO2 किस प्रकार का चुंबक के प्रति बिहेव दिखाते हैं, कौन से हैं। तो आप ध्यान रखना, TiO2 तो डाईमैग्नेटिक है, लेकिन TiO क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के जाएंगे तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 होगा, तो पैरामैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक, फेरो मींस लोह चुंबकत्व, यानी जो लोह के प्रति, चुंबक के प्रति जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता है। देखिए इट सेल्फ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बल्कि ये जो होते हैं ये तो चुंबक के जैसे ही व्यवहार करते हैं। चुंबक के प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और चुंबक के जैसे ही व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम होता है। जो चुंबकीय डायपोल मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो मैक्सिमम होता है। अब डायपोल मूवमेंट किस तरीके से हम समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स होता है। अगर ये इस तरीके से है तो ये आपस में ही एक दूसरे के घूर्णन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये सब एक ही तरफ होते हैं, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इनका क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैक्सिमम होता है। और ये बिहेव करते हैं किसके जैसे, स्वयं मैग्नेट के जैसे ही बिहेव। इनमें आयरन, निकेल, क्रोमियम का ऑक्साइड, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, हमारे पास क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक के। किसके उदाहरण है बेटा हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक के। CrO2 हमारे पास क्रोमियम का ऑक्साइड है। तो देखिए निकिल है, अब आप जानते हैं लोहा। अब होता क्या है इनमें, ये स्वयं मैग्नेट के जैसे क्या हो कि अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए
और कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद चुंबक को हटा दिया, यानी चुंबक के दो ध्रुव में N और S के बीच में इनको रख दिया और उसके बाद उनको हमने हटा दिया, चुंबक हटा दिया, तो ये स्वयं चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। यानी इनसे तो स्थायी चुंबक बनते हैं। क्या बनते हैं? इनसे स्थायी चुंबक बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हमने चुंबक पे पेचकस लोहे का है उस पे लगाया और हटाया, देन आफ्टर कील उसके बावजूद भी उस पर चिपक जाती है, यानी स्वयं चुंबक के जैसे व्यवहार करते हैं। अब आता है एंटी फेरो। एंटी मतलब जो लोह चुंबकत्व के विपरीत है, यानी प्रति है। उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है। और इसका उदाहरण है Fe2O3 MnO। ध्यान रखिएगा, MnO Mn2O भी इसका उदाहरण है। इसका रीजन क्या है कि इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी पेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक दूसरे के चक्रण को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है। और लास्ट टाइम पे फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें थोड़ा आकर्षण होता है, यानी उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0, लगभग 0 नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब कम होता है, चुंबकीय आघूर्ण कम होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इसके प्रति क्या रखते हैं? अट्रैक्शन रखते हैं। ये मैग्नेटाइट है हमारे पास, Fe3O4 इसका उदाहरण है। सारे के सारे फेराइट जो होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। और इसका अरेंजमेंट देखिए, इसमें थोड़ा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता। देखिए 3 अपवर्ड्स है, 2 डाउनवर्ड्स है, तो फिर 2 क्या है? अपवर्ड्स है, इसलिए इनका 0 क्या होता है? डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक है। ये हमारी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड, और ये हमारे सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक था। इस प्रकार से हमारा ये सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ। आपको मैंने सारे नोट्स भेज दिए, आपको सारी नोट्सों की डिटेल मैंने समझा दिए। आप लोग सीरियस होकर के अपने घर में स्टडी कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। अब नेक्स्ट डे मैं आपको सेकंड लेसन सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, उसके नोट्स बना करके आपके लिए भेजूंगा। आप इसे कंप्लीट, इस लेसन में अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे लिए जरूर भेजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपने इसे फॉलो किया या नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर लिखिएगा, कमेंट्स बॉक्स पे जाकर के कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।